डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। मतलब स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है बस उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अगर हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें कि उनमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनमें होता है एक लीगेंड का रिप्लेसमेंट दूसरे लीगेंड के साथ। जैसे सपोज हम स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो इसमें एक मेटल एटम होगा, ठीक है, और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसमें 4 लीगेंड होंगे। तो इसकी रिएक्शन अगर हम किसी और लीगेंड से करा दें इसी कॉम्प्लेक्स की तो क्या होगा, ये Y जो है एक L को ले लेगा, मतलब एक L की जगह पर चला जाएगा और एक L जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा Ml3Y और प्लस X। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, Y ने एक L को रिप्लेस कर दिया। तो बस इन्हीं रिप्लेसमेंट रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोल देते हैं। तो मेटल आयन विद D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म 4 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो जिन भी मेटल आयन का D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि निकिल +2 की अगर हम बात करें, ठीक है, ये भी D8 होता है। पैलेडियम +2, इसके भी d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और Pt+2 तो इसके भी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मेटल आयन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ इंटरैक्ट करने पर 4 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देख लेते हैं वो भी। देखिए, अगर हम D8 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो D8 में हमें यहाँ पर 1, ये हमारा d ऑर्बिटल है और इसमें अगर हमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं तो हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ मैंने ऑलरेडी बना दिया था, फिर सेवन्थ और ये एट्थ, ठीक है। और इन्हीं के पास एक s ऑर्बिटल भी खाली रहेगा और 3 p ऑर्बिटल भी खाली रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग लीगेंड इस मेटल आयन की, सपोज मैंने ये निकिल +2 बना दिया सपोज, ठीक है, तो उसका ये 3d ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये 4s ऑर्बिटल है और ये वाले 4p ऑर्बिटल्स हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे सपोज साइनाइड आयन है, साइनाइड बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड इस निकिल आयन को इंटरैक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी पेयर्ड अप हो जाते हैं। ये हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड थे वो पेयर अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, देखिए, ये तो पहले ऑर्बिटल में तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड अप थे शुरू के तीनों ऑर्बिटल्स में, और जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी पेयर्ड अप होके यहाँ, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अब यहाँ चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसके पास एक d ऑर्बिटल खाली बचेगा और एक s और 3 p तो पहले से ही खाली थे। तो यहाँ पर एक d, एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो करेंगे और उसके थ्रू ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। तो CN लिगेंड क्या करता है, इन खाली ऑर्बिटल्स में अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर एक निकिल साइनाइड हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स इस तरह से बन जाता है। और ये जो आप खाली ऑर्बिटल देख रहे हैं तो यानी एक p ऑर्बिटल यहाँ पर खाली होता है और इसको हम pz ऑर्बिटल मान ले रहे हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि dsp2 हाइब्रिडेशन शो करने के बाद इन मेटल आयन के पास एक pz ऑर्बिटल खाली होगा। इस pz ऑर्बिटल की अभी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको यहीं बता दे रही हूँ कि pz ऑर्बिटल यहाँ पर खाली है। तो अब आगे लिखा है कि अमंग दीज कॉम्प्लेक्सेस, कौन से कॉम्प्लेक्सेस, जैसे निकिल आयन के बने, पैलेडियम आयन के बने या प्लैटिनम आयन के जो कॉम्प्लेक्सेस बने, इन कॉम्प्लेक्सेस में से द काइनेटिक स्टडीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लैटिनम सेकेंड हैव बीन एक्सटेंसिवली मेड because these complexes are slow towards substitution and are easy to study। तो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस अभी हमने मतलब आयंस देखे और इनके जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उसमें जो प्लैटिनम सेकेंड के कॉम्प्लेक्सेस थे उनकी काइनेटिक स्टडी ज़्यादा की गई। काइनेटिक स्टडी से मतलब उनके जो भी रेट ऑफ रिएक्शन थे उनको ज़्यादा स्टडी किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत स्लो देते हैं। तो जितना स्लो रिएक्शन होगी उतना उसको स्टडी करना इजी हो जाता है। तो इसलिए ये प्लैटिनम सेकेंड के कॉम्प्लेक्सेस को ज़्यादा स्टडी किया गया। अभी अब आगे क्या लिखा है कि इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
वन लीगेंड इज एक्सचेंज्ड बाय अनदर लीगेंड, ये तो मैंने आपको अभी भी बताया ही कि यहाँ पर एक लीगेंड ने एक दूसरे लीगेंड को एक्सचेंज कर दिया। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में, ये 3 तरीकों से हो सकती है। तो दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग 3 मेजर वेज। अब देख लेते हैं कि वो 3 मेजर वेज कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला तरीका जो होगा वो कहलाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन, यानी सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, उसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर जो हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया है, ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स है हमारा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। प्लैटिनम इसमें मेटल है, फिर इसके साथ 4 लीगेंड अटैच हैं। एक Me क्या होता है, CH3, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। एक Cl है और PMe2PH है। और PMe2PH कितने हैं, ये 2 लीगेंड्स। और PMe2PH क्या होता है, डाई मिथाइल फिनाइल फॉस्फीन। तो ये जो डाई मिथाइल फिनाइल फॉस्फीन है, ये तो 2 ले रखे हैं, एक Cl ले रखा है और एक Me। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 4 लीगेंड्स हो गए। तो ये एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। तो जब इसकी रिएक्शन हम Cl2 से कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, यानी कि पहले ऑक्सीडेशन होगा और फिर एडिशन भी होगा, मतलब दोनों चीजें होंगी इस वाली रिएक्शन में। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब है उसमें ऑक्सीडेशन भी है और एडिशन भी है। तो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, मेटल आयन की अगर हम इस वाले कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये होती है +2, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स बना ये वाला, इसमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि इंक्रीज हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और एडिशन कैसे हुआ, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स से नीचे वाला कॉम्प्लेक्स देखें तो यहाँ पर एक Cl था और यहाँ पर 3 Cl हो गए हैं। इसका मतलब 2 Cl इसमें ऐड हो गए हैं। तो जिन 2 Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन थी तो ये दोनों Cl2 जाकर यहाँ पर जुड़ जाते हैं, तो इसलिए ये एडिशन। तो इसलिए हम इस ओवरऑल रिएक्शन को हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो इस ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या हो जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम सेकेंड चेंजेस टू प्लैटिनम फोर्थ and coordination number changes from 4 to 6 in the intermediates। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज होगी ही होगी, साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हो रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि 4 लीगेंड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम मोनोडेंटेट लीगेंड की बात करते हैं तो Ml4 अगर है और L अगर मोनोडेंटेट लीगेंड है तो नंबर ऑफ लीगेंड्स देख लेंगे और नंबर ऑफ लीगेंड्स की हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर हो जाएगा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, और अगर इसमें हमने 2 Cl और जोड़ दिए थे तो इसका मतलब कुल मिलाकर हमारे पास Ml6 हो गए, यानी कि 6 लीगेंड, कुल मिलाकर 6 लीगेंड्स हुए हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो ये तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस हो गए और 6 कोऑर्डिनेशन वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट यहाँ बना ओवरऑल, इस इंटरमीडिएट का फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या, पहले रिडक्शन होगा, मतलब इसमें रिडक्शन होगा और फिर एलिमिनेशन होगा। तो रिडक्शन के लिए अगर हम देखें, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस इंटरमीडिएट में +4 थी और यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बना इसमें +2 हो गई। तो +4 से +2 यानी डिक्रीज हमें देखने को मिली ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन हुआ। और एलिमिनेशन किसका हुआ, यहाँ से एक Me और एक Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो ये MeCl यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पर कितने Cl बचेंगे, सिर्फ 2 Cl। तो इसलिए हमने यहाँ PtCl2 लिखा, बाकी ये तो एज इट इज रहेगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, यानी यहाँ से जो रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, इसमें अगर हम देखें और जहाँ रिएक्शन खत्म हुई है इसमें अगर हम देखें तो क्या चेंज हुआ है, सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ है। यहाँ पर एक Me हट गया है, उसकी जगह एक Cl आ गया, इसलिए तो Cl 2 हो गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, हेयर द Me ग्रुप हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। जो मिथाइल ग्रुप था वो Cl से सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो इसलिए ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक तरीका हुआ। दूसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी हो सकती है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या होगा, एक लीगेंड दूसरे लीगेंड को रिप्लेस कर देगा, जो कि नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन में होता ही है। तो वही हमने जो ऑलरेडी हमने कॉम्प्लेक्स लिया था वही लिया, उसकी रिएक्शन हमने HgCl2 से कराई। तो इस रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट मिला ये, और ये जो है एलिमिनेशन यहाँ पर MeHgCl का हो गया। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ Hg+2 आयन ऑन द Pt कार्बन, यानी प्लैटिनम कार्बन बॉन्ड पर Hg+2 अटैक करता है। तो प्लैटिनम कार्बन बॉन्ड से मतलब है जो प्लैटिनम और मिथाइल ग्रुप क्या है एक्चुअल में, CH3 तो है,
ठीक है। तो प्लैटिनम और कार्बन, यानी ये प्लैटिनम और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है ये जो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। कैसे? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है Hg+2 का, तो इससे मिथाइल जो है वो अलग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर MeHgCl बना है। और यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम एक लीगेंड यहाँ पर, यानी Me अलग हो गया है यहाँ से और उसकी जगह एक Cl आ गया है, तो एक लीगेंड ने दूसरे लीगेंड को रिप्लेस कर दिया। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है Hg+2 आयन का। फिर तीसरा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल N3- है, तो यहाँ पर भी एक लीगेंड दूसरे लीगेंड की जगह आएगा N3, तो अंदर चला जाएगा, यानी एजाइड आयन और क्लोराइड आयन जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं इस N3 ने Cl को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 3 तरीकों से स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलती है, पर जो मोस्टली अकर होती है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो इसकी मैकेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस अपीयर्स टू बी एसोसिएटिव SN2। तो सबसे पहले तो SN2 का क्या मतलब है? SN2 अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है एक बाई मॉलिक्यूलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हमें बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है। और वो किस टाइप की होती है? वो होती है एसोसिएटिव। अब इस एसोसिएटिव SN2 को समझने के लिए थोड़ा सा हम मैकेनिज्म को एक रिएक्शन के तौर पर समझ लेते हैं। देखिए, हमारा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स क्या था? Ml4। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स था और इस पर हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो Y लीगेंड को आना है और एक L को यहाँ से चले जाना है, यानी Y जो है एक L को रिप्लेस कर देगा। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो Ml4 है, इस Ml4 में ये Y जो है जुड़ जाता है। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेप हमारा फास्ट स्टेप होता है और इसमें से फाइनली एक L निकल जाता है और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आता है Ml3Y+X। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि Ml4 से हमने स्टार्ट किया था और पहुंचे हम कहाँ? Ml3Y पर, यानी एक Y ने एक L को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो 2 स्टेप रिएक्शन है और पहला स्टेप स्लो है, इसलिए यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर हम लिखें, इसका रेट अगर हम लिखेंगे इस रिएक्शन का, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम K लगा देंगे और Ml4 के कॉन्सेंट्रेशन और हमारी Y की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि 2 रिएक्टेंट की स्पीशीज पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक बाई मॉलिक्यूलर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और एसोसिएटिव हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जहाँ पर लीगेंड Ml4 पर अटैक कर रहा है, तो Ml4 पर लीगेंड जो है जाकर जुड़ जा रहा है। यहाँ पर दोनों, मतलब हम कह सकते हैं कि Ml4 और Y एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको एसोसिएटिव SN2 मैकेनिज्म बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब मैकेनिज्म को दिखाया कैसे जा रहा है वो हमने डायग्राम की हेल्प से समझाया है, आगे मैंने लैंग्वेज भी लिख दी है इसमें। तो अभी अभी हमने ये देखा था कि जो हमारे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस थे शुरू में जो बने थे, उनके पास एक pz ऑर्बिटल खाली था। ठीक है, dsp2 हाइब्रिडेशन शो करने के बाद उनके पास एक pz ऑर्बिटल खाली था और pz ऑर्बिटल होगा कहाँ? z डायरेक्शन के अलोंग होगा। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ दिखा रखा है, देखिए अगर मैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स को जैसे यहाँ पर मैं बनाऊँ इस तरीके से, ये हमारा एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल में मेटल है, चारों तरफ इसके लीगेंड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली एक्सिस मैं x एक्सिस मान ले रही हूँ, ये वाली एक्सिस y एक्सिस है और z एक्सिस को कुछ इस तरह से दिखा दिया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि x और y एक्सिस तो हैं इस स्क्रीन के प्लेन में और z एक्सिस आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, और इस स्क्रीन से पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको मैं +z डायरेक्शन बोल सकती हूँ और नीचे वाली को -z डायरेक्शन बोल सकती हूँ। जैसे इस वाले पोर्शन को अगर मैं +x से शो करूँ तो इसके ठीक पीछे वाला -x हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता भी होगा। तो जो pz ऑर्बिटल क्योंकि खाली है और जो इनकमिंग लीगेंड है, यानी जो Y लीगेंड है, उसे ऐड होना है Ml4 में, तो वो क्या करेगा? Y लीगेंड उस pz ऑर्बिटल में जो खाली है उसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो इसलिए यहाँ पर दिखाया है कि z डायरेक्शन के अलोंग Y जो है एंटर करता है
या अटैक करता है इस स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स को। तो यहाँ पर जो ये इस तरह से दिखाया हुआ है ना, ये एक्चुअल में पीजेड ऑर्बिटल को दिखाया हुआ है। तो आप ये भी तो जेड एक्सिस के अलोंग ही होता है पीजेड ऑर्बिटल, तो आप इसको जेड एक्सिस भी बोल सकते हैं कि ये पूरी जेड एक्सिस है। तो ऊपर वाला पोर्शन इसमें प्लस जेड हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन जो है वो माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब इस पर प्लस वाई अटैक करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ क्या दिखाया था, यहाँ पर Ml4y दिखाया था कि यानी कि ये सब कुछ जुड़ जाएगा, ये y जो है जाकर जुड़ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर। तो ये जो Ml4y मैंने यहाँ बना रखा है, ये जो चीज है वो एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट है, और इसको हम बोल देते हैं कि ये स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री कैसी है, स्क्वायर पिरामिडल। ये 4 लीगेंड्स तो प्लेन में है और एक वाई लीगेंड प्लेन से ऊपर की साइड है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ पर बन के आ रही है, ठीक है। और फिर क्या होता है, तो शुरू में तो सब जब वाई लीगेंड जेड एक्सिस के अलोंग इस पर अटैक करता है तो हमारे पास शुरू में स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है, और उसके बाद क्या होता है, ये स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट इस वाले इंटरमीडिएट में, ये कौन सा इंटरमीडिएट है, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट, और ये कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। तो जो स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट है वो एक स्टेबल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट में चेंज हो जाता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्यों बोल रहे हैं, इसमें एक ये देख रहे हैं आप, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल से ऊपर की साइड एक ए है और एक नीचे की साइड ए है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ट्रायंगल तो इस स्क्रीन के प्लेन में है, एक ए आपकी तरफ आ रहा है और एक ए स्क्रीन से पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। तो ये ज़्यादा स्टेबल क्यों कह रहे हैं हम इसको, देखिए यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें, देखिए ये जो बी एम और वाई एंगल, अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और वहीं अगर हम यहाँ देखें ये बी एम वाई, ये क्या एंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एंगल इंक्रीज कर गया, यानी डिस्टेंस बी और, हम कह सकते हैं कि बी और वाई के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो इनके बीच का रिपल्शन कम हो गया। देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में रिपल्शन जितना ज़्यादा होता है उस मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है और उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के ठीक उल्टा चलती हैं। रिपल्शन जितना ज़्यादा, एनर्जी उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा एनर्जी स्टेबिलिटी उतनी कम। तो यहाँ पर अगर आप देखें जितने भी लीगेंड्स हैं वो सब के सब क्या है, 90 डिग्री पर प्रेजेंट है। देखिए अगर हम ये वाले एंगल की बात करें AMX, ये भी 90 डिग्री पर है, XMA तो ये भी 90 डिग्री, ये सारे एंगल 90 डिग्री पर ही तो है। और जो ये Y है वो भी इन चारों लीगेंड से 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, और 90 डिग्री पर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए ये जो है लेस स्टेबल है इन कंपैरिजन टू ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंगल हो गया है 120 डिग्री, ये तीनों ही एंगल जो है 120 डिग्री, तो कम से कम 3 लीगेंड्स तो ऐसे हैं जो 120 डिग्री पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए रिपल्शन क्योंकि यहाँ पर कम हो गया, इसलिए एनर्जी कम हो गई और स्टेबिलिटी जो है बढ़ गई है। तो ये स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है, मोर स्टेबल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में या इंटरमीडिएट में चेंज होता है। फिर ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दोबारा से स्क्वायर पिरामिडल में चेंज होता है। क्यों, यहाँ पर y आ रहा था, अब x को निकलना है, तो x को जब निकलना है इसमें से तो वो स्क्वायर पिरामिडल के थ्रू निकलेगा। और वो कैसे निकल रहा है, x जो है माइनस जेड डायरेक्शन से रिमूव होता है, ये जो नीचे वाली डायरेक्शन है वो माइनस जेड डायरेक्शन है, तो y जहां से आया उसके ठीक उल्टे से x जो है निकल के चला गया, ठीक। और ये TBP स्क्वायर पिरामिडल में कैसे आ रहा है, मतलब कैसे चेंज हो रहा है, तो जो एंगल है हमारा BMX ये 120 डिग्री है, और अगर हम यहाँ देखें BMX ये 90 डिग्री है। तो जो 120 से फिर पहले 90 से 120, यहाँ पर 90 से 120 हुआ, अब फिर से 120 से 90 हो गया। बस यहाँ पर जो एंगल था वो हम BMY की बात करते हैं जो इनकमिंग लीगेंड है, और यहाँ पर जो जाने वाला लीगेंड है हम उसकी बात कर रहे हैं। और जो BMY है यहाँ पर 120 था, इस वाले में यहाँ 120 था, और यहाँ पर कितना हो गया वो 180 डिग्री। तो इस तरह से ये चेंजेस होते हैं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है स्क्वायर पिरामिडल में चेंज हो जाता है। और फिर नीचे से ये जो माइनस जेड डायरेक्शन से x जो है कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, और हमारे पास फिर से हमें स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसमें अब x की जगह y ने ले ली है, यानी x को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं x यहाँ पर था और y अब इसकी जगह पर आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म हम इसको समझ सकते हैं। तो इसको जो लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, सेम वही जो मैंने आपको अभी समझाया वही सब इसमें लिखा हुआ भी है।
तो आप इसको खुद से देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली स्टीरियो स्पेसिफिक। तो जो ये रिएक्शन है ये कंप्लीटली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। अब स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि अगर हमने स्टार्टिंग में सिस कॉम्प्लेक्स लिया है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमें सिस मिलेगा। अगर हमने स्टार्टिंग में ट्रांस लिया है तो प्रोडक्ट भी हमें ट्रांस मिलेगा, यानी ज्योमेट्री जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो रिटेन रहेगी। तो जो हमारे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन रहता है, मतलब जैसा था, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है कि जैसा मॉलिक्यूल था हमें वैसा का वैसा ही मिल जाता है। इसको हम बहुत अच्छे से इस रिएक्शन में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमने स्टार्टिंग में क्या ले रखा है, एक हमने सिस अपना कॉम्प्लेक्स ले रखा है। सिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेटल एटम है, मेटल एटम के सेम साइड पर सिमिलर लीगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो ये सिस है। ट्रांस कब हो जाएगा, जब मेटल एटम के दोनों ऑपोजिट साइड्स पर जुड़े हुए सेम लीगेंड्स होंगे, तो उसको हम ट्रांस बोल देते हैं। तो यहाँ पर सिस से हमें सिस ही मिलेगा और ट्रांस से हमें ट्रांस ही मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पर कि ये रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक हो गई। और यहाँ पर क्या होगा ये भी आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर x था y वहीं पर आकर जुड़ गया है। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी जैसा था कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनली हमें वैसा ही देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन मैकेनिक्स के डिफरेंट पाथवेज की, किन किन तरीकों से ये हो सकती है, तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बाय SN2 मैकेनिज्म थ्रू द टू डिफरेंट पाथ। ये दो डिफरेंट पाथ के थ्रू इस मैकेनिज्म को हम समझ सकते हैं। और ये दो डिफरेंट पाथ कौन से हैं, एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट पाथ और दूसरा होता है डायरेक्ट पाथ। जैसे कि अगर हम इस रिएक्शन को कंसिडर करें, इस रिएक्शन में क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स है जो हमने स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ले रखा है, जिसमें 3 जो है सिमिलर लीगेंड है और एक एक्स जो है वो अलग है लीगेंड। ठीक है, उस पर अगर हम दूसरे लीगेंड की रिएक्शन कराएं तो फाइनल में क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट में ये y तो यहाँ आ जाएगा और x जो है बाहर निकल जाएगा, तो डिस्प्लेस कर देगा y x को। ठीक है, और इसमें हमने H2O क्या ले रखा है, ये एक सॉल्वेंट ले रखा है। तो अगर हम इस सॉल्वेंट पाथ की बात करें तो सॉल्वेंट पाथ में क्या है, सॉल्वेंट पाथ के थ्रू ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगी। और सॉल्वेंट पाथ में होता क्या है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट वाटर होता है वो अपने आप एक लीगेंड की तरह बिहेव करना शुरू करता है। तो here solvent water itself behaves as a ligand, यहाँ पर वाटर ही एक लीगेंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। और अगर हम इसके स्टेप्स देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स था उस पर वाटर जो है अटैक करेगा और वाटर इस x की जगह आ जाएगा और ये x जो है वाटर की जगह चला जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को, मतलब H2O जो है x को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये एक इंटरमीडिएट यहाँ पर बन जाता है। फिर क्या होगा, इस इंटरमीडिएट पर हमारा जो लीगेंड है जिससे कि हमें रिएक्शन करानी है वो इस पर अटैक करेगा और फिर y अंदर चला जाएगा और H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा और फाइनल हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा जो हमें यहाँ पर चाहिए था। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगी और स्टेप 1 क्योंकि स्लो है तो जो स्लो स्टेप्स होते हैं वही हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो इस रिएक्शन का तो हम दे सकते हैं R1 = K1। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम रेट कैसे निकालते हैं, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो जो भी रिएक्टेंट्स हमने लिए हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो स्टेप 1 में हमारे 2 रिएक्टेंट थे, एक PTA3X और दूसरा वाटर, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पर लिख दी। तो इस रेट जो इक्वेशन है इसको देखकर हमें लग रहा है कि रेट जो है 2 रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों, सिंस H2O इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस, H2O जो है वो लार्ज एक्सिस में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O रिमेन कांस्टेंट, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हम कहेंगे जो इसका रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो हम रेट लिखेंगे वो सिर्फ इतना सा लिखेंगे, इसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगी। ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ भी होगा कि अगर रेट किन्हीं 2 रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है और उनमें से एक रिएक्टेंट अगर लार्ज एक्सिस में यानी अधिकता में अगर प्रेजेंट होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने से रेट में कोई चेंज नहीं आता। तो इसलिए रेट जो डिपेंड करेगा वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो और ऐसी रिएक्शंस को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं और इसमें K1 को हम बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट पाथ के अकॉर्डिंग तो रेट हमारा R1 जो है हमारा ये निकल के आया। अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट पाथ। डायरेक्ट पाथ में क्या होगा, जैसे हम नॉर्मली रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे वैसे ही कराएंगे कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स था इस पर y माइनस अटैक करेगा, y जो है इससे जाकर पूरा का पूरा जुड़ जाएगा।
तो ये हमारे पास एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस इंटरमीडिएट से ये x माइनस निकल जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पर भी स्टेप फर्स्ट स्लो है, तो यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इसका R2 अगर हम निकालें, यानी रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम निकालेंगे, तो कैसे निकाल सकते हैं, इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और क्योंकि रेट यहाँ पर दो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और K2 को हम यहाँ बोलेंगे ये सेकेंड ऑर्डर कांस्टेंट है। तो हमने दोनों पाथवेज देखे, डायरेक्ट पाथ भी और सॉल्वेंट पाथ भी। तो इफ बोथ द रिएक्शन पाथवे अकर साइमल्टेनियसली एट कंपेरेबल रेट्स, अगर कंपेरेबल रेट्स पर दोनों रिएक्शन पाथवेज एक साथ हो रहे हैं, तो फिर हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दे सकते हैं, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू रखेंगे ये, और R2 की वैल्यू हमने रखी है, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हम इस तरह से दे सकते हैं इसका। और फिर इसी को हम अपने रिएक्शन की हेल्प से भी समझा सकते हैं। तो दोनों ही पाथवे यहाँ पर दे रखे हैं। ये जो पहला वाला पाथवे है, ये जो यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ से, तो ये तो हमारा हो गया सॉल्वेंट पाथ, ठीक है। और जो ये नीचे वाला दे रखा है, ये हमारा हो गया डायरेक्ट पाथ, ठीक। तो सॉल्वेंट पाथ में क्या हो, वाटर ने अटैक किया हमारे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स पर, और पेंटा कोऑर्डिनेटेड यहाँ पर वही TBP जो बना था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है। फिर फाइनली क्या होगा, X इसमें से निकल जाएगा और OH2 जो है X को रिप्लेस करके आ जाता है। फिर ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, Y जो है इस पर अटैक करेगा, H2O को निकाल देगा और Y इसकी जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्वेंट पाथ। और डायरेक्ट पाथ में तो क्या होगा, Y डायरेक्टली इस कॉम्प्लेक्स पर अटैक करेगा और फिर से वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमारा जो होता है इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर उसमें से क्या होगा, X जो है निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो हमें एज इट इज यहाँ पर मिल जाता है। तो ये दो डिफरेंट पाथवेज थे जिसमें हमने आपको समझाया कि किस तरह से ये डिफरेंट पाथवेज हम दिखा सकते हैं। तो देखिए, ये जो आज का जो टॉपिक था, ये BSc थर्ड सेम के लिए भी है और MSc फर्स्ट सेम के लिए भी है। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो BSc थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं, अगर एग्जाम में ये आता है तो आप सिर्फ इसको यहीं तक खत्म कर दीजिए, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म दे दी, कितने टाइप का होता है ये दे दिया, और ये स्टीरियो स्पेसिफिक है ये बता दिया। बाकी ये सब जो सॉल्वेंट पाथ है, ये जो डायरेक्ट पाथ है, ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मतलब आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सॉल्वेंट पाथ और ये सब डायरेक्ट पाथ, ये सब MSc लेवल के लिए तो ठीक है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि BSc थर्ड सेम के लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सारा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये पाथवेज जो हैं आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप MSc फर्स्ट सेम के हैं तो फिर आपको कंप्लीट वीडियो, जितना भी मैंने पूरा लास्ट तक लिखवाया है, वो पूरा आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।